स्पेलिंग सुनाना। COCKROACH COC। COCKROCH ठीक है, आप सुनाना। PAPRTY आपको नहीं पता कॉकरोच की स्पेलिंग? अच्छा, सेम टू सेम है। ठीक है, सीजेपी को फॉलो कि सही बोला हूँ वो अभी सीजेपी को फॉलो करते हो? जी। क्या है सीजेपी की फुल फॉर्म? कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच की स्पेलिंग सुनाना। COARACH CHOARACH। ठीक है, चलिए रहने दीजिए। भाई देखो, ईमानदारी से सच बताऊं तो मुझे भी कॉकरोच की स्पेलिंग बिल्कुल सही नहीं पता थी, एक आध अक्षर ऊपर नीचे हो रहे थे। लेकिन जब से ये प्रोटेस्ट चला है और जब से ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, जब से मैंने वीडियोस में टाइटल डाले हैं, थंबनेल पे लिखा है, डिस्क्रिप्शन में लिखा है, तब से मुझे ये स्पेलिंग याद हो गई है। लेकिन हाँ, अगर इनकी जगह पर मैं धरना देने जाता तो भाई थोड़ा तो प्रिपेयर करके जाता, ये बेसिक सी चीज़ें तो याद करके जाता। ये तो मालूम ही होनी चाहिए, जब आप प्रोटेस्ट में जा रहे हैं कोई भी आपसे कुछ भी पूछ सकता है। हम अलग अलग लोगों से यहाँ बात करके ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन किस मकसद से यहाँ आया है। इंस्टाग्राम पे 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर हैं और आप देख रही हैं यहाँ 400-500 लोग से ज्यादा नहीं है, तो लोग तो आए नहीं प्रोटेस्ट में। अरे तो बच्चे पढ़ाई करेंगे कि प्रोटेस्ट पे आएंगे? आरफा खानम का जो दुख है वो इस समय चरमसीमा पर है। बेचारी कॉकरोच जनता पार्टी को फलता फूलता हुआ देखना चाहती है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही इसकी रिलाई करके चले जा रहे हैं। ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे अपराधी अपराध करने से पहले जेल के बारे में नहीं, अपने घर के बारे में सोचता है? यूपी। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ के जो सीएम है वो पुलिस पहुंचने से पहले ही बुलडोजर चलवा देता है। अच्छा, अगर तुम्हें अगला प्रधानमंत्री चुनने का मौका मिले तो आप किसको चुनना चाहोगे? योगी आदित्यनाथ। ओम गुरु जी गोरख जतिमचंद्र का चेला शुभ के रूप में। क्या बात है यार, थैंक यू मैम। आज इस सवाल का जवाब हर कोई आसानी से दे सकता है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का काम बोलता है। पास्टर की वाइफ बीमार हो गई, उसको कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने कहा तू मर जाएगा। उसने पता है पास्टर की वाइफ हताश हो गई, निराश हो गई और बिस्तर में लेट के सोचने अब मैं मर जाऊंगी। तब प्रभु का आवाज आया, बोला बेटी उठ और तू अपने शरीर से बात कर। आज मेरा परमेश्वर कहता है सिचुएशन में तू मुझे मत गिड़गिड़ा, मैंने तो तुझे सारा अधिकार दे चुका हूँ, उस अधिकार को इस्तेमाल कर, उसको भगा दे। यस आमीन। प्रभु ने बोला अगर तू बीमार है तो वचन इस्तेमाल कर। प्रभु ने बोला तू कठिनाई में वचन इस्तेमाल कर। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, डॉक्टर सिर्फ अगर मान लिया आंख का डॉक्टर है तो सिर्फ आंख का इलाज कर सकते हो। ध्यान से सुनना। आज हमारे देश की गली गली में धर्मांतरण का बहुत ही गंदा खेल चल रहा है, और किन दावों के साथ कि जिनका इलाज डॉक्टर नहीं कर सकते, अगर आप ईसाइयत अपना लेते हैं तो उनका इलाज हमारे यीशु मसीह कर देंगे। परमेश्वर का वचन आज की बाउंसर ने ये सिखाता है कि जो गद्दी के बच्चे में बैठकर आएगा वह नमर होगा, प्रथम और नमर होगा। यस आमीन। आप अपने आप पर चेक करो, आप नमर हो क्या? गुस्सा सबको आता है कि नहीं? आज हर जगह धर्मांतरण के अड्डे बन चुके हैं, बहुत ही तेजी से कन्वर्जन किया जा रहा है। आज पूरे देश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मोस्टली जो स्टेट है वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, बट उसके बावजूद भी बीजेपी वाले धर्मांतरण को लेकर कोई भी कानून नहीं ला पा रहे हैं। और इस समय जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज हो रही है वो ये हो रही है कि जो ईसाई मशीनरीज जिन्हें कन्वर्ट करने पर लगी हुई उन्हें तो कन्वर्ट तो करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं बदलते, उनकी कास्ट नहीं बदलते हैं। और इसे डॉक्यूमेंट से भी पता नहीं लगता है कि इसने ईसाइयत में कन्वर्जन किया, ये आज भी हिंदू है। और उसके बाद उसका जो रिजर्वेशन होता है, जो आरक्षण होता है, उसका ये भरपूर फायदा उठाते हैं ईसाई होते हुए। हम तो हिंदू थे, हमारे दादा परदादा तो हिंदू थे, लेकिन हमारे साथ जो इस्लाम में सब यूं शामिल हुए थे कि हम हिंदू के उच्च वर्ग से किससे जुल्म से सहत के यहाँ मिल जाएगी, लेकिन यहाँ भी नहीं मिली। यहाँ भी वही हिंदुस्तान के अंदर तो वही हुआ जो पहले होता था। मुसलमान हिंदू जब परेशान रहे, मुसलमान हो गए जब परेशान। हमारे नसीब में ही परेशानी है क्या? ये हिंदू दलित भाई थे, इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ के इस्लाम मजहब अपनाया। इन्होंने सोचा इस्लाम अपनाने के बाद इन्हें इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, लेकिन जब ये इस्लाम अपनाते हैं, इस्लाम को समझते हैं, मुसलमानों को जानते हैं, तब इन्हें पता लगता है कि जो इस्लाम है वहाँ तो हिंदुओं से भी ज्यादा जातिवाद है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो मुसलमानों का जातिवाद है वो सबके सामने नहीं आता है, क्योंकि जो हमारे देश के नेता हैं वो सिर्फ हिंदुओं को ही जातिवाद में अपना वोट बैंक बनाने के लिए बांटते रहते हैं, लेकिन मुसलमानों के ऊपर जातिवाद में कोई भी बात नहीं करता खुलकर। वह बीजेपी जो 240 सांसदों पर 2024 में अटक गई थी, अब उसके साथ तो टीएमसी के 20 सांसद खड़े हो गए, डीएमके के 22 सांसद खड़े हो गए, तो यूं भी वह 282 पर पहुंच गई। और अगर तमाम एनडीए के सहयोगियों को जोड़ दीजिएगा तो यह तादाद 334 पार कर जाएगी।
और कमोवेश आने वाले वक्त में यह तादाद 350 भी जल्द ही पार कर जाएगी, यह अंदेशा भी गणित जोड़ कोड़ के लगाने वाले बीजेपी के चाणक्य या कहें एनडीए के चाणक्य ये मानकर चल रहे हैं कि 2029 छोड़ दीजिए, हो सकता है उससे पहले ही बीजेपी सबसे बड़ी ताकत जिसमें 350 सांसद उसके साथ खड़े होंगे, वह स्थिति जल्द ही आ जाएगी। ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, जो चमचा पत्रकार आए दिन बीजेपी की सरकार अपने यूट्यूब वीडियो के थंबनेल के माध्यम से हर दूसरे दिन गिराता रहता था, आज उसने यूटर्न ले लिया और वो 2029 के चुनावों से पहले ही मोदी जी की सरकार बनवा रहा है। खैर चलिए, अब आप लोगों के लिए फालता के डॉन पुष्पा से मिलाते हैं। नतीजा आने के बाद फालता के डॉन पुष्पा की भी परेड निकल गई। इसने कहा था कि जब ये चलेगा तो सुरक्षा बल हवा में उड़ जाएंगे। फिलहाल सुरक्षा बल तो हवा में नहीं उड़े, लेकिन इसकी परेड जरूर निकल गई। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, मैं तो कमिश्नर था, करोड़ों रुपए कमा सकता था। पैसा ही कमाना होता तो मेरी कमिश्नर की नौकरी कौन सी बुरी थी। चाहता तो यहाँ यूएसए में जॉब लेकर आराम से रह सकता था। मुझे पिछले कुछ दिनों में कई जॉब ऑफर्स भी आई है। भगत सिंह ने कहा था ना कि जब सत्ता तानाशाही हो जाए तो जेल जिम्मेदारी बन जाती। किसी को तो आगे आना होगा ना। वैसे तो हम बात करते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, और देश के लिए उन्होंने काम किया। So the people who went to Prime Minister's house, they were all youngsters, young boys and girls. मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं, वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जब इसका राजनीतिक बाप ही अरविंद केजरीवाल है तो जाहिर सी बात है कि ये केजरीवाल की ही भाषा बोलेगा। और आप लोग खुद देखिएगा कि जब पंजाब में इलेक्शन होंगे तब ये आम आदमी पार्टी के समर्थन में अपने ही इंस्टाग्राम अकाउंट से, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से बना रखा है, उससे आम जनता पार्टी के सपोर्ट में लिखता हुआ नजर आएगा। आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता आज। जिस राजनीतिक पार्टी की सोच ही दूरदर्शी ना हो वो भला देश क्या चलाएगी। आप लोगों को याद ही होगा कि इसी कांग्रेस पार्टी ने यूपीआई का भी मजाक उड़ाया था, लेकिन आज पूरी दुनिया में, पूरे विश्व भर में हमारा देश सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है। अगर इनकी जैसी सोच वाले लोग सत्ता में आ जाएंगे फिर तो हमारे देश का बेड़ा गर्क होना तय है। एशिया का सबसे बड़ा मदरसा कौन से देश में चलता है? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में? बोलो, या भारत देश में? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एशिया का सबसे बड़ा मदरसा चलता है, जहां लगभग 6000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। वो वहां साइंस नहीं पढ़ते, इंग्लिश नहीं पढ़ते और बायोलॉजी नहीं पढ़ते, वो केवल कुरान और हदीस पढ़ते हैं। वो शिक्षा उल्टी दे रही है और उस शिक्षा को मानने वाले लोग कैसे वो शांति की कल्पना कर सकते हैं? तो मेरा निवेदन, लगभग लाखों, 4 लाख के लगभग मदरसे इस देश में काम कर रहे हैं। आपके गुरुकुल कितने हैं? जहां से आपके संस्कृति के प्रचारक तैयार होते हैं, वो गुरुकुल केंद्र सारे खत्म हो गए और विधर्मियों के, जो हमको मारना चाहते हैं, उनके केंद्र आपके देश में स्थापित होते चले जा रहे हैं। पूरी दुनिया में कई ऐसे इस्लामिक देश हैं जहाँ मदरसे भी नहीं है, लेकिन हमारे देश में सबसे ज्यादा मदरसे हैं और सबसे बड़ा मदरसा है, और जहाँ इन सबको एक ऐसी किताब पढ़ाई जाती है जो कि गैर मुसलमानों को मारने का आदेश देती है। और मजे की बात यह है कि सरकार इन लोगों को हमारे ही पैसों से सब्सिडी देती है। इनके यहाँ जो मौलवी, मौलाना, मुफ्ती पढ़ाते हैं, उन्हें हमारे ही टैक्स के पैसों से सैलरी भी दी जाती है। और इस बात से मुझे समझ आता है कि हिंदुओं से बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता जो कि खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री, नाम सुना है? अजीत जोगी, नाम सुना है? नाम सुनने से क्या लगा तुम्हें? कौन होगा ये? क्या है? हिंदू है, लेकिन हिंदू नहीं था। कौन था? ये ईसाई था, मत से, विचार से ईसाई था। इसने अपनी पहली योजना में कई हजार चर्चें और कई हजार कॉन्वेंट स्कूल पूरे छत्तीसगढ़ में चप्पे चप्पे पर बिखरा दिया। आज ईसाईकरण जिस तरह से बढ़ रहा है, 1000 तरह के तरीके अपना रहा है। आजकल वो सफेद चोंगा नहीं पहनते, भगवा चोंगा पहनने लगे हमारे सन्यासियों की तरह। भारतीय समाज में क्योंकि भगवे रंग को लेकर बहुत सम्मान और श्रद्धा है, इसलिए उन्होंने भगवा रंग पहन लिया है, तिलक लगाने लगे हैं और बिल्कुल साधु सन्यासियों जैसे दिखते हैं। आजकल वो जिसका ईसाईकरण करते हैं उसका नाम नहीं बदलते, उसका नाम डेविड नहीं करते, उसका नाम राम प्रसाद का राम प्रसाद ही रहने देते हैं, ताकि इस पर कोई आपत्ति विपत्ति ना आए और दुनिया को कुछ न पता चले। आज भी हमारे देश में कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे मुख्यमंत्री जो अंदर ही अंदर ईसाइयत अपना चुके हैं,
बस नाम उन्होंने बस हिंदुओं का रख रखा है वोट बैंक के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। और ये हमारे देश के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। एक तरफ जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो हिंदुओं को नोचने पर लगे हुए हैं, और एक तरफ ईसाई मसीह हिंदुओं को कन्वर्ट करने पर लगे हुए हैं। जब जिहाद के माध्यम से, कोई लैंड जिहाद के माध्यम से, तो कोई पैसों के लालच देकर, इलाज का लालच देकर, कोई वीजा का लालच देकर। बाकी का आप लोगों को बता दूं कि जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी हैसियत, उतना मैं भी काम कर रहा हूँ। जो मध्य प्रदेश के आदिवासी बच्चे हैं, जितने बच्चों को हो पा रहा है मैं उनकी शिक्षा करवा रहा हूँ, उनके लिए ड्रेस, स्कूल की कॉपी वगैरह बुक्स प्रोवाइड करता हूँ। और जो उन्हीं में से बच्चे पढ़ लिख कर आते हैं, उन्हीं बच्चों के द्वारा सनातनी बाल सभा भी लगाता हूँ। अभी हम लोगों की सनातनी बाल सभा लगी थी, जहाँ लगभग 300 बच्चों को हमने 2 महीने तक वहाँ पढ़ाया। और ये वो आदिवासी बच्चे हैं जहाँ पर ईसाई मशीनरीज उन्हें कन्वर्ट करने के लिए पैसे का लालच दे रहे हैं, फ्री की शिक्षा का लालच दे रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, कॉन्वेंट स्कूल में। तो मेरा आप लोगों से आग्रह ये है कि हम लोगों ने भी जो बाल सभा की थी उसमें 300 से ज़्यादा बच्चे आए थे। तो हमारा टारगेट ये है कि जो 300 बच्चे वहाँ पढ़ने आए थे उनके लिए एक पहाड़ा पुस्तक हो जाए, छोटा बड़ा वाली पुस्तक हो जाए, ABCD वाली पुस्तक हो जाए, और लिखने के लिए स्लेट वगैरह की हम लोग उनके लिए व्यवस्था करवा सकें। तो मुझे आप लोगों से 1 भी रुपये नहीं चाहिए। मैं आप लोगों के लिए विक्रम भाई का ये फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, आप इनसे बात कीजिए, इनसे एड्रेस नोट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं एड्रेस नहीं दे सकता हूँ सिक्योरिटी रीजन की वजह से, क्योंकि बहुत से ईसाई मसीह हम लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। तो आप लोग विक्रम भाई के इस नंबर पे कॉल कीजिएगा या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा और उनसे एड्रेस मांग लीजिएगा। एड्रेस मांगने के बाद आप लोग अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से, जहाँ कहीं भी आपको सस्ती पड़े, 10 से 20, 50 जो आपकी कैपेसिटी हो, पहाड़ा पुस्तक लिखने वाली जो स्लेट होती है वो, और ABCD वाली बुक या कुछ पोएम वाली बुक जो आपको लगे बच्चों के काम आ सकती हैं, तो इन्हें आप ऑनलाइन ऑर्डर करके इस एड्रेस पे कोरियर कर सकते हैं। और ये सारी के सारे बुक्स आप जो भी बुक्स देंगे, 10 देंगे, 50 देंगे, इनकी बच्चों को बांटते हुए वीडियो मैं आप लोगों को अपनी ही वीडियोस में दिखाऊंगा। या लोकल मार्केट से आपको ये बुक्स सस्ती पड़े, 150 जो भी आपकी कैपेसिटी हो, इन बुक्स को आप लोग इस एड्रेस पर कोरियर कर दीजिएगा, जिससे कि हम इन बच्चों को पढ़ा सकें और उनका भविष्य उज्जवल कर सकें, उन्हें कन्वर्ट होने से बचा सकें। और बहुत से लोग कमेंट करते रहते हैं कि जमीनी स्तर पर आप क्या करते हैं, तो भाई जमीनी स्तर पर हम यही कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब हम जमीनी स्तर पर काम करते हैं तो हमें पैसों की भी जरूरत पड़ती है। मेरी ज्वाइनिंग फीस 50 करोड़ है और 1 घंटा पढ़ाने के मैं 1.5 लाख रुपए लेता हूँ। मिलिए हमारे गरीबों और बच्चों का भला सोचने वाले टीचर से। अभिनव शर्मा। आज मैं आपको बता दूं मेरी ज्वाइनिंग फीस 50 करोड़ है और मैं 1,29,000 रुपए घंटे लेता हूँ पढ़ाने के। आप क्या कह रहे हैं, मेरी ज्वाइनिंग फीस 50 करोड़ डिमांड करूँ? कराया मैंने भी कल परसों किसी को। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जब कोई टीचर किसी कोचिंग से 50 करोड़ रुपए की ज्वाइनिंग फीस लेगा तो वो कोचिंग वाला बच्चों से कितनी फीस वसूलेगा। और जब कोई इन्हें कोचिंग माफिया बोलता है तो इन्हें मिर्ची लगने लगती है। इतिहास गवाह है, देश में जितने भी बड़े पेपर लीक घोटाले हुए उनमें मैक्सिमम नाम इन्हीं कोचिंग माफिया वालों का आता है। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में यह कोचिंग मार्केट साल 2025 में 60,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। और इसी पैसे के दम पर कोचिंग मालिक, करप्ट अधिकारी और बिचौलिए मिलकर एक पूरा सिंडिकेट चलाते हैं। और अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ उसमें भी महाराष्ट्र के लातूर और पुणे के बड़े कोचिंग माफियाओं का नाम सीधे सामने आया है। और यही नहीं, पिछले कुछ सालों में जितने भी पेपर लीक हुए उनकी सीधी लिस्ट उठाकर देख लो, सीधे कनेक्शन इन्हीं कोचिंग माफिया वालों से जुड़ते हैं। ये लिस्ट देखिए आप। ये माफिया सिर्फ पेपर ही लीक नहीं करते, बल्कि रिजल्ट आने के बाद लाखों रुपए फेंक कर टॉपर्स की रैंक खरीद लेते। शायद इसीलिए भारत सरकार ने खान सर पर 2023 में 5 लाख का जुर्माना लगाया। तो बस मेरे प्यारे भाई आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।